हेलो दोस्तों, नमस्कार। IIMA चैनल पे आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ एक कंपनी के बारे में देखेंगे, है ना। उस कंपनी का रिसेंट अपडेट है वो, और कंपनी के फंडामेंटल के बारे में ही हम देखेंगे, और वो कंपनी है इप्का लैब। तो चलते हैं हम डायरेक्टली इप्का लैब के पेज पे। तो कंपनी का जो रिसेंट अपडेट है वो है इप्का लैबोरेटरी इंक्स लैंडमार्क डील फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बायोसिमिलर डेवलपमेंट। और ये न्यूज़ कब का है? आज का, है ना, आज का ही है। तो इप्का लैबोरेटरीज साइंड ए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट विद बायोसिमिलर साइंसेस। मतलब, और ये जो एग्रीमेंट साइन किया है, ये किस चीज़ के लिए किया है? फॉर ए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सिमिलर, है ना। तो डिटेल में हम जानेंगे कि ये न्यूज़ क्या है। तो इप्का लैब जो है ना, ये क्या बनाती है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, है ना, जो कि बहुत सारे मेडिसिन एज ए मेडिसिन यूज होती है बहुत सारे डिसीज कंडीशंस में। तो इप्का लैब ने क्या किया है, ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाने का जो भी टेक्नोलॉजी है ना, जो भी टेक्नोलॉजी है ना, ये किसको ट्रांसफ़र किया है? ये टेक्नोलॉजी बायोसिमिलर साइंसेस। ये US बेस्ड कंपनी है, ये अमेरिकन कंपनी है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो ये जो भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रहेगा, ये बनाने का टेक्नोलॉजी किसके पास है? इप्का लैबोरेटरी के पास। और ये लैबोरेटरी ये टेक्नोलॉजी किसको ट्रांसफ़र कर रहा है? बायोसिमिलर साइंसेस, इस कंपनी को। तो इससे क्या होगा कि द पार्टनरशिप टारगेट्स $4 बिलियन मार्केट ग्रोइंग एट 12% एनुअली। तो इस पार्टनरशिप का जो टारगेट क्या है कि $4 बिलियन, मतलब बहुत बड़ा टारगेट है। और इसका ग्रोथ एनुअली कितना रहेगा? 12%। मतलब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगर बायोसिमिलर ये कंपनी बनाएंगी, है ना, तो इससे क्या होगा कि उसका जो मेडिसिन है, तो मार्केटिंग मतलब जो सेल वगैरह ये सारा करके कितने तक का, मतलब ये टारगेट लेके चल रही है दोनों कंपनी, कितने तक का? $4 बिलियन का। और इसका ग्रोथ कितना हो सकता है? एन्युअली पर ईयरली 12% इतना ग्रोथ हो सकता है। और ये जो एंटीबॉडी है, ये बायोसिमिलर कंपनी जो है, तो उसको राइट्स कहाँ पे रहेंगे इसका मार्केटिंग करने का या फिर बेचने का? BSS मतलब बायोसिमिलर साइंसेस गेन्स एक्सक्लूसिव राइट्स फॉर USA एंड कनाडा विथ नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स इन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। मतलब लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो रहेंगी उनमें इतना उनको फ्रीडम नहीं रहेगा उसका ये मेडिसिन के मार्केटिंग करने के लिए, है ना। और इससे क्या इप्का को बेनिफिट क्या मिलेगा? इप्का विल रिसीव माइलस्टोन फीस एंड रॉयल्टीज़। मतलब कि इप्का को इसका बेनिफिट क्या रहेगा अगर ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगी ये इस कंपनी को, बायोसिमिलर कंपनी को, तो कि माइलस्टोन फीस मिलेगा। मतलब जैसे मेडिसिन का डेवलपमेंट होते जाएगा, जैसे मैन्युफैक्चर होते जाएगा, मार्केटिंग होते जाएगा, तो वैसे ही धीरे धीरे इप्का को पेमेंट मिलता जाएगा, है ना। एंड रॉयल्टीज़ का मतलब ये है कि जो भी ये मेडिसिन का मार्केटिंग होगा, मतलब मार्केट में बेचेंगे, और जो भी रेवेन्यू रहेगा उसका परसेंटेज भी इस कंपनी को मिलते जाएगा। मतलब कंपनी को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिल सकता है ना। तो अभी हम जानेंगे इप्का कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, है ना। तो इप्का कंपनी, है ना, Ipca Laboratories is engaged in the manufacturing and marketing of pharmaceutical। तो कंपनी का बेसिकली काम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग करना एंड मार्केटिंग करना, क्या? फार्मास्यूटिकल, मतलब जो भी मेडिसिन्स हैं। तो इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ऑपरेशन, Ipca Laboratory is a fully integrated pharmaceutical company that manufactures over 350 formulations and 80 APIs for various therapeutic segments। इसका मतलब क्या है कि देखो, फुल्ली इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी,
फुल्ली इंटीग्रेटेड मतलब कि कंपनी खुद ही पर्टिकुलर मेडिसिन के रिगार्डिंग रिसर्च करेंगे और खुद ही कंपनी बनाएंगे, किसी दूसरे कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो इसकी वजह से इस कंपनी को क्या बोलते हैं, फुल्ली इंटीग्रेटेड, है ना। दैट मैन्युफैक्चर्स ओवर 350 फॉर्मुलेशंस। 350 फॉर्मुलेशन का, अभी देखो फार्मास्यूटिकल कंपनी में बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे, जैसे फॉर्मुलेशन हो गया या एपीआईज हो गया। इसका मतलब ये है कि फॉर्मुलेशन मतलब जो ऐसा प्रोडक्ट जो एंड प्रोडक्ट है, जो रेडी टू टेक फॉर पर्टिकुलर डिसीज कंडीशन, है ना। जैसे बुखार के लिए कौन सा टैबलेट हम लेते हैं, पैरासीटामोल, है ना, पीसीएम बोलते हैं। या फिर हमको खांसी वगैरह रहती है, जुकाम रहता है, उसके लिए कौन सा सिट्रीजिन, लिवोसिट्रीजिन टैबलेट लेते हैं। ये कैसा लास्ट प्रोडक्ट है ना, ये रॉ मटेरियल नहीं है। तो ऐसे जो मेडिसिन है जो एंड प्रोडक्ट है ना, जो डायरेक्टली हम पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए या पर्टिकुलर बीमारी के लिए हम ले सकते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मुलेशंस। तो ये ऐसे फॉर्मुलेशंस कितने बनाते हैं, 350 फॉर्मुलेशंस। और एपीआईज ये एक रॉ मटेरियल है पर्टिकुलर मेडिसिन के लिए, है ना, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो जो भी फॉर्मुलेशन है ये तो एंड प्रोडक्ट है और ये रॉ मटेरियल है ना। तो पहले रॉ मटेरियल बनेगा, उसके बाद में ही फॉर्मुलेशन बनेगा। तो ऐसे कितने एपीआईज मतलब एक्टिव इंग्रेडिएंट या फिर रॉ मटेरियल बनाती है ये कंपनी, 80 रॉ मटेरियल बनाती है ना। तो कंपनी मतलब फॉर्मुलेशन भी बनाती है एंड एपीआईज भी बनाती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप, है ना। तो कंपनी का प्रेजेंट मार्केट कैप कितना है, 34,230 करोड़। मतलब कंपनी एक मिड कैप कैटेगरी में आती है और कंपनी का स्टॉक पीस जो है वो 38.3 है। मतलब कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिटेबल कंपनी है ना। और कंपनी का आरओसी भी है 14.7%। आरओसी क्या है और आरओई क्या है, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है ना। एंड आरओई कितना है, 12.8, है ना। और अब हम देखेंगे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। तो कंपनी का क्वार्टरली सेल्स जो है रिसेंट क्वार्टर में कितना था, 2309, जो कि मार्च के क्वार्टर में था 2247। और जो लास्ट ईयर जून के क्वार्टर में कितना था, 2093 करोड़। इसका मतलब है कि कंपनी का जो ईयरली भी ग्रोथ है ना, और क्वार्टरली भी ग्रोथ है ना। और कंपनी का अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रिसेंट क्वार्टर में कितना है, 18%, जो कि मार्च के क्वार्टर में था 19% और जून के क्वार्टर में कितना था, 19%। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अगर रिगार्डिंग देखें तो ये क्वार्टरली भी डिक्लाइन है और ईयरली भी डिक्लाइन है। और हम डायरेक्टली देखते हैं नेट प्रॉफिट अभी, है ना, नेट प्रॉफिट कितना हुआ है कंपनी को। तो रिसेंट क्वार्टर में 233 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो मार्च के क्वार्टर में कितना हुआ था, 64 करोड़ का। और जून के क्वार्टर में कितना है, 199 करोड़। मतलब प्रॉफिट के इसमें क्वार्टरली भी ग्रोथ है एंड ईयरली भी ग्रोथ है ना। क्योंकि अभी हम देखेंगे कंपनी का बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हम सिर्फ देखेंगे रिजर्व एंड बोरोइंग्स। तो रिजर्व्स कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा कितना है, सरप्लस फंड कितना है ना। तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी के पास कितना है, मतलब प्रेजेंटली कंपनी के पास कितना है रिजर्व, 6,923 करोड़, है ना। जो कि मार्च 24 में कितना था, 6,307। मतलब कंपनी का जो रिजर्व है वो कंटिन्यूसली बढ़ते गया है अगर हम यहाँ से देखें तो। मतलब ये अच्छी बात है, मतलब कंपनी अच्छी प्रॉफिटेबल है। जो कंपनी प्रॉफिटेबल रहेंगी उसके पास ही बैलेंस मतलब एक्स्ट्रा मनी रहेगा। अगर कंपनी अगर प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगी तो एक्स्ट्रा पैसा उनके पास नहीं रहेगा, है ना। और कंपनी का बोरोइंग कितना है, मतलब कर्जा कितना है, लोन कितना है कंपनी के पास, तो प्रेजेंटली कितना है, 1,363 करोड़, है ना। जो कि मार्च 24 में कितना था, 1,438। मतलब थोड़ा कर्जा जो है, जो लोन है वो कम हुआ है ना। तो अच्छी बात है। और कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी के पास रिजर्व इनफ है। तो अगर कंपनी चाहे तो ये बोरोइंग्स जितना भी है ये तुरंत विवर कर सकती है ना। तो
अच्छा है, जो अपन ने पीई भी देखा था तो पीई भी ज़्यादा था क्योंकि कंपनी अच्छी प्रॉफिटेबल है। अभी हम देखेंगे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न, है ना। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे पहले देखेंगे प्रोमोटर। तो जून के महीने से देखेंगे हम, है ना। तो प्रोमोटर जून में कितना था, 46.29% था, है ना। तो वो घट के कितना हुआ है रिसेंट क्वार्टर तक, 44.72 है। और मार्च में भी कितना था, 44.72% ही था, है ना। और एफ कितना है, जून 23 में कितना था, 10.05%, है ना। तो इन्होंने माइनस का स्टेक इंक्रीज किया था दिसंबर 24 में 11.06 फिर से घटाया है, लेकिन अच्छा खासा होल्डिंग है एफ का भी 10.67%। और डी को अगर देखें तो पहले कितना था 23 में 34.86%, जो कि बढ़ के अभी कितना है प्रेजेंट क्वार्टर में कितना है 35.88%। मतलब बहुत अच्छा खासा है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास इस कंपनी का स्टेक है। और गवर्नमेंट के पास जो 23 में 0.32% था, तो वो कांस्टेंट है, अभी भी 0.32% ही है। और पब्लिक के पास 8.46% था पहले, जो अभी घट के 8.41% है। मतलब अच्छा खासा स्टेक होल्डिंग पैटर्न भी डिस्ट्रीब्यूटेड है और पब्लिक के पास कम है, ये तो अच्छी बात है ना। और DIIs, FIIs और प्रोमोटर, इनके ही पास सबसे ज़्यादा स्टेक है, जिनको कि कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज है। तो ऐसी कंपनीज के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं और ऐसे कंपनीज में हम इन्वेस्ट करने के लिए हम सोच सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के पहले खुद भी स्टडी करना ज़रूरी है। और ये वीडियोस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और नॉलेज के लिए पर्पज़ है, इससे नॉलेज लीजिए। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए इस चैनल पे आप बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।